और ये लेक्चर नंबर क्या है इसका? 73। तो कल मैंने आपको जो है दो करवाई थी एप्लीकेशंस, एक LIDAR वाली, उसके बाद दूसरी मटेरियल प्रोसेसिंग की, और तीसरे नंबर पर मैंने स्टार्ट किया था होलोग्राफी को। ठीक है, तो आज हमने जो है वो कल इंट्रोडक्शन तो होलोग्राफी का पढ़ लिया था। आज हमने जो प्रिंसिपल है इसका, प्रिंसिपल ऑफ होलोग्राफी, आज हमने किस प्रिंसिपल के ऊपर ये काम करती है उसको स्टडी करना है। तो लाइट वेव्स जो हैं जब वो किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होती हैं तो उनको कैरेक्टराइज किया जाता है बाय देयर इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब होता है कि आप स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड जो है वो ले रहे होते हैं, और फेज़ को। तो जब दोनों इंटेंसिटी और फेज़ जो हैं वो एट्रीब्यूट करें ऑफ द वेव कमिंग फ्रॉम ए 3D ऑब्जेक्ट, ठीक है, यानी कि एक वेव पड़ी 3D ऑब्जेक्ट के ऊपर, वहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, और रिफ्लेक्ट होने के बाद उसकी जो है वो 3D इमेज जो है वो रिकॉर्ड हो गया। तो इसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ होलोग्राम। इस तरह होलोग्राम जो है वो बनता है, यानी कि आप उसकी लाइट को इंसिडेंट करें 3D ऑब्जेक्ट के ऊपर, उससे टकराए, टकरा के बाद वापस जब आए तो उसका इंटेंसिटी और फेज दोनों रिकॉर्ड हो जाए। तो ये जो कंस्ट्रक्शन होती है इसको हम होलोग्राम का नाम देते हैं। तो लाइट वेव्स, इसका फर्स्ट पॉइंट है, लाइट वेव्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। लाइट वेव्स जो हैं वो रिफ्लेक्ट होती हैं ऑब्जेक्ट से, आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर इंटेंसिटी। ठीक है जी, इंटेंसिटी का क्या मतलब होता है? स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। अगर आप एम्पलीट्यूड का स्क्वायर ले लें तो दैट इज, ये होता है ना IA का स्क्वायर, दिस इज इंटेंसिटी। बाय देयर इंटेंसिटी एंड फेज। तो उनको इनकी इंटेंसिटी और फेज से कैरेक्टराइज किया जाता है। तो जब बोथ इंटेंसिटी और फेज जो हैं, व्हेन बोथ इंटेंसिटी एंड फेज, जब दोनों इंटेंसिटी और फेज जो है एट्रीब्यूट्स ऑफ द वेव, एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है हिस्सा लेना। ठीक है, दोनों जब इंटेंसिटी जो वेव के हैं कमिंग फ्रॉम 3D ऑब्जेक्ट आर रिकॉर्डेड, तो इसको जो है वो रिकॉर्ड हो जाती है चीज़, ये रिकॉर्ड कर ली जाती है। तो इसको कहते हैं, इट इज कॉल्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ होलोग्राम। तो ये हमारे पास जो है ये क्या होती है, ये कंस्ट्रक्शन होती है किसी होलोग्राम की। ठीक है, तो जब रिकॉर्डेड होलोग्राम जो है
इज़ इल्यूमिनेटेड बाय कोहेरेंट लाइट सोर्स। अब वो जो जिसको आपने रिकॉर्ड कर लिया उसको आप इल्यूमिनेट करते हैं, यानी कि उसके ऊपर लाइट को शाइन करते हैं, तो आ 3D इमेज ऑफ ओरिजिनल ऑब्जेक्ट इज़ फॉर्म्ड। तो एक 3D इमेज जो है ओरिजिनल ऑब्जेक्ट का वो बन जाता है। दिस फॉर्मेशन ऑफ इमेज नोन एज रिकन्स्ट्रक्शन प्रोसेस। तो इसको हम क्या कहते हैं? रिकन्स्ट्रक्शन, दोबारा से उस प्रोसेस को करना। तो जब भी व्हेन द, ये पॉइंट नंबर 2 है इसका, व्हेन द रिकॉर्डेड hologram is illuminated, जब रिकॉर्डेड होलोग्राम है, जब आप उसको इल्यूमिनेट कर देते हैं, ठीक है, यानी कि उसके ऊपर शाइन करते हैं, फॉर ए बाय ए कोहेरेंट लाइट सोर्स, किसी कोहेरेंट लाइट सोर्स से। कोहेरेंट मीन जो मोनोक्रोमेटिक होते, सिंगल फ्रिक्वेंसी सिंगल वेवलेंथ। तो अ 3D, तो एक 3D जो है इमेज of an object is formed। तो एक 3D इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट का जो है वो बन जाता है, ठीक है। तो दिस फॉर्मेशन ऑफ द इमेज of the image is known as, तो ये जो फॉर्मेशन होती है इमेज की, इसको हम कहते हैं रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस। तो दोबारा आपने उसको इमेज को रिकंस्ट्रक्ट जो है वो कर दिया। अब हमने नेक्स्ट जो है इसके अंदर ये चीज़ स्टडी करनी है कि ये तो हो गया ना कि जी ये वर्क किस तरह करता है। अब कौन सा एक्सपेरिमेंटल सेटअप लगाते हैं आप जिसकी मदद से आप होलोग्राम को बनाते हैं। अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो हमने स्टडी करनी है, यानी कि कंस्ट्रक्शन ऑफ होलोग्राम। कंस्ट्रक्शन ऑफ होलोग्राम। अब सेकंड नंबर पे हमने ये देखना है। तो इसमें सबसे पहले मुझे कंस्ट्रक्शन ऑफ होलोग्राम के लिए इसकी जो एम्पलीट्यूड डिवीजन टेक्निक है कि एम्पलीट्यूड जो वेव है उसको किस तरह डिवाइड करते हैं, उसके लिए मुझे पहले एक फिगर ड्रा करनी पड़ेगी। देन आई विल एक्सप्लेन दैट फिगर कि वो किस तरह काम कर रहा है। तो पहले हम फिगर बनाते हैं। सपोज करें कि हमारे पास जो है ये एक लेज़र है, एक लेज़र गन है, ठीक है। इसमें से लेज़र निकल रही है और लेज़र निकलने के बाद इस जगह पर फॉल कर रही है। ये एक यहां पर जो है क्या लगा हुआ है, डायरेक्शनल मिरर। डायरेक्शनल मिरर, ये इधर एक डायरेक्शनल मिरर जो है वो लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहां से इस डायरेक्शनल मिरर से वेव यूं जाएगी, ठीक है। इसके आगे एक और मिरर लगा हुआ है, इसको कहते हैं बीम डाइवर्जिंग लेंस या स्प्लिटर। ये वाला है बीम डाइवर्जिंग
लेंस और स्प्लिटर, यानी कि ये क्या कहेगा, स्प्लिट कर देगा बीम को। ठीक है जी। अब यहां तक आई वेव, इसके बाद आने के बाद, यहां तक आने के बाद जो वेव है, इसके आगे एक ये लगा हुआ है, यहां पर आप कह लें कि एक और लेंस लगा हुआ है। ये एक और लेंस लगा हुआ है, इधर तक वेव आई। ठीक है, उसके बाद सॉरी ये जो है ना, मैं इसको ना इसके साथ ये है, ये डाइवर्जिंग है, ये तो उसी का ही पार्ट लगा हुआ है। ठीक है, ये डाइवर्ज करेगा, ये कनकेव लेंस है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा कि यहाँ से रेज निकलेंगी। अब डाइवर्ज होंगी ना, डाइवर्ज होने का मतलब है कि फैल जाएंगी। तो इधर आप स्क्रीन बनाएं, ये देखिए ये स्क्रीन आ गई। अब यहाँ से वेव्स जो हैं वो फैलेंगी। इसके एक्सेस ये ले रहे हैं, ये इसके एक्सेस हैं। तो एक वेव ये जाएगी डाइवर्ज होके, और एक वेव ये जाएगी डाइवर्ज होके। अच्छा, उसके बाद हमारे पास अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, इधर कोई इस जगह पे रख ले, ये एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। अब इस लेंस से इधर तक एक और यहां पर इसी तरह का लेंस पड़ा होगा, ये एक और लेंस पड़ा हुआ है इस तरह का, ये भी डाइवर्ज करने के लिए। ये भी यहां से क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा बीम को। तो अगर आपके ये एक्सेस हो तो यहाँ से बीम डाइवर्ज होगी तो इस तरफ जाएगी। ये अब बीम डाइवर्ज होगी अगर ये मेरे पास एक्सेस जा रहे हैं। ठीक है, तो इधर से एक इस तरफ बीम डाइवर्ज होके जाएगी, दूसरी इस तरफ बीम डाइवर्ज होके जाएगी। तो ये आपके पास यहां पर आ जाएगी ऑब्जेक्ट बीम। उसके बाद अब यहां से इस जगह से, ठीक है, इस जगह से एक बीम यूं आएगी, ये ठीक है, और एक यहां से बीम आएगी इस जगह से, जो कि इसके साथ यहां पर आकर मिलेगी। ठीक है, इसको हम कहेंगे कि ये जो बीम आ रही है यहां पर, ये रेफरेंस बीम है। ये भी जो लगा हुआ है यहां पर, ये क्या है, डाइवर्जिंग लेंस है। ठीक है, ये क्या जो है, ये लेजर की, ये लेजर सोर्स है। और ये हमारे पास जो है ये दोनों डायरेक्शनल मिरर जो हैं वो लगे हुए हैं। और ये जो लगी हुई है ये क्या, ये फोटोग्राफिक प्लेट है, फोटोग्राफिक प्लेट। और ये जो इधर से इस तरफ जा रही है, ये इसको हम कहेंगे ऑब्जेक्ट बीम। तो ये आपके पास क्या, ये फिगर किसकी है, इसको कह दें ये कोई फिगर 1 है। ये क्या, कंस्ट्रक्शन ऑफ
ऑफ होलोग्राम, ये कंस्ट्रक्शन है किसकी, होलोग्राम की, बाय एम्पलीट्यूड डिवीजन टेक्निक। ठीक है जी। अब ये सारी जो हमने फिगर बना ली है, बन गई, ठीक है। अब इसको जो है वो हमने क्या करना है, वो हमने समझना है ज़रा कि ये एक्चुअली फिगर जो है ये आपको क्या बता रही है। तो पहले नंबर पर जो फिगर है हमारे पास 1, ये डिस्क्राइब कर रही है कंस्ट्रक्शन ऑफ ए होलोग्राम, ठीक है। तो इसके अंदर जो है वो एक ब्रॉड बीम ऑफ लेज़र लाइट जो है उसको स्प्लिट करते हैं 2 बीम्स के अंदर, ठीक है। पहला पॉइंट, अ लेज़र बीम इज स्प्लिटेड इनटू 2 पार्ट्स। लेज़र बीम जो है उसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, नोन एज रेफरेंस बीम एंड ऑब्जेक्ट बीम, known as reference beam and object beam। एक बीम जो ऑब्जेक्ट से आ रही है और दूसरी जो रेफरेंस है, यानी कि उससे रिफ्लेक्शन के बाद।
ठीक है जी। एक रेफरेंस बीम होगी और एक ऑब्जेक्ट बीम जो है वो हमारे पास होगी, ठीक है। तो अगर डायरेक्टली इफ़ वी टेक द पार्ट ऑफ कोहेरेंट लाइट बीम एज ए रेफरेंस बीम, यानी कि जो कोहेरेंट लाइट की बीम है उसको रेफरेंस बीम ले, एंड द अदर पार्ट ऑफ द बीम एज द ऑब्जेक्ट बीम, और दूसरा बीम जो है उसको ऑब्जेक्ट बीम के तौर पे लें, तो जो होलोग्राम है वो ऑब्टेन होता है, और इसको कहते हैं वेव फ्रंट डिवीजन टेक्निक। यानी कि वेव फ्रंट्स को आपने डिवाइड कर दिया, एक आपने बीम बना दिया रेफरेंस और दूसरी आपने बना दिया ऑब्जेक्ट बीम। तो सेकंड पॉइंट है हमारे पास कि इफ we take the part of the coherent light beam, कि अगर हम पार्ट लें कोहेरेंट लाइट बीम का एज रेफरेंस, रेफरेंस भी के तौर पर, and the other part of beam as the object beam, और दूसरे को एज ए ऑब्जेक्ट बीम के तौर पर हम लें। तो बाय दिस मेथड, तो ये जो मेथड है, जब ये दो बीम्स के अंदर आप इसको स्प्लिट कर देते हैं, द होलोग्राम इज ऑब्टेन्ड, द होलोग्राम इज ऑब्टेन्ड, तो आपको होलोग्राम मिल जाता है इस टेक्निक को लगाने से। is called wave front division। तो इसको हम वेव फ्रंट डिवीजन का नाम देते हैं। तो अब अगर हम चूंकि यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं जो हमारे पास हैं बीम स्प्लिटर्स to obtain the object beam and reference beam, so then this technique of obtaining the hologram is called amplitude division technique। अब वो यानी कि इसको वेव फ्रंट भी कह सकते हैं और एम्पलीट्यूड डिवीजन टेक्निक भी आप इसको कह सकते हैं। तो जो रेफरेंस बीम होती है इज अलाउड टू रीच द फोटोग्राफिक प्लेट डायरेक्टली व्हाइल द ऑब्जेक्ट बीम इल्यूमिनेट्स द ऑब्जेक्ट। अब जो रेफरेंस बीम है, ठीक है, पॉइंट नंबर 3, जो रेफरेंस बीम है the reference beam is allowed to reach the photographic plate। तो जो रेफरेंस बीम होती है यानी कि ये वाली जो जा रही है, ये लिखी है ना हमने, मेरा मिट गया शायद यहाँ से, ये रेफरेंस बीम जो है ये फोटोग्राफिक, ये लगाई हुई है ना आपने फोटोग्राफिक प्लेट, तो ये फोटोग्राफिक प्लेट तक जो है वो रेफरेंस बीम जो है वो जा रही है डायरेक्टली, while the object beam तो बाकी जो ऑब्जेक्ट बीम है illuminates the object।
इल्यूमिनेट का मतलब उसको चमकाने के लिए, उसके लिए आप ऑब्जेक्ट बीम जो है यूज़ करते हैं। द पार्ट ऑफ लाइट स्कैटर्ड बाय द ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स टूवर्ड द फोटोग्राफिक प्लेट। अब वो पार्ट जो कि स्कैटर होता है तो वो ट्रैवल किसकी तरफ करता है? फोटोग्राफिक, ये देखें ना यहाँ से ये स्कैटर हो रहा है तो ये फोटोग्राफिक प्लेट की तरफ जो है वो मूव कर रहा है। अब इधर से भी पड़ी रेज आके तो इन्होंने भी किसकी तरफ मूव किया? ये पड़ी ना यहाँ पे स्कैटर होके इस तरफ रेज जो है वो आएंगी, ठीक है। और जो इंटरफेयर है विद रेफरेंस एंड प्रोड्यूसेस इंटरफेरेंस पैटर्न। अब जारी बात है इधर से भी रेज जा रही हैं, इधर से भी रेज आ रही हैं, तो ये क्या करेंगी? एक इंटरफेरेंस पैटर्न स्क्रीन के ऊपर जनरेट जो है वो कर देंगी। तो ये जो इंटरफेरेंस पैटर्न है इसको रिकॉर्ड किया जाता है ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट इज कॉल्ड होलोग्राम। तो ये जो इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा है इसको आप प्लेट के ऊपर रिकॉर्ड करते हैं और वही इंटरफेरेंस पैटर्न एक्चुअली क्या होता है? होलोग्राम होता है, ठीक है, जो कि 3D के अंदर आपके पास आ जाता है। तो इसमें पॉइंट नंबर 4 जो है वो देखें आप, द पार्ट ऑफ लाइट स्कैटर्ड। अब वो पार्ट ऑफ लाइट जो स्कैटर्ड होता है बाय द ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स, वो ट्रेवल करता है टुवर्ड द फोटोग्राफिक प्लेट, टुवर्ड्स द फोटोग्राफिक प्लेट। वो फोटोग्राफिक प्लेट की तरफ जो है वो ट्रैवल जो है वो करता है एंड इंटरफेयर विद द रेफरेंस एंड इंटरफेयर विद द रेफरेंस, यानी कि रेफरेंस बीम के साथ इंटरफेयर करता है एंड प्रोड्यूसेस एन इंटरफेरेंस पैटर्न। और एक इंटरफेरेंस पैटर्न जो है उसको प्रोड्यूस करता है। दिस इंटरफेरेंस पैटर्न इज रिकॉर्डेड, दिस इंटरफेरेंस पैटर्न इज रिकॉर्डेड। तो ये इंटरफेरेंस पैटर्न जो है इसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है, ये रिकॉर्ड हो जाता है ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट। फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर ये सारा पैटर्न जिसके अंदर इंटेंसिटी और फेज दोनों आ रही होती हैं वो सारा रिकॉर्ड हो जाता है, इज कॉल्ड होलोग्राम। तो इसको आप होलोग्राम का नाम देते हैं, ठीक है जी। तो दस जो होलोग्राम होता है डज नॉट कंटेन ए डिस्टिंक्ट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट इज़ ओनली ए रिकॉर्ड ऑफ द इंटरफेरेंस पैटर्न। ये कोई डिस्टिंक्ट इमेज नहीं होता डायरेक्टली उस ऑब्जेक्ट का, ये सिर्फ क्या होती है इमेज की रिकॉर्डिंग जो होती है या इंटरफेरेंस पैटर्न की जो है वो रिकॉर्डिंग होती है। तो इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन द होलोग्राम कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेट रीजन्स ऑफ डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस। इंटरफेरेंस में होता है ना कि डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बनती हैं, तो इसी तरह इसके अंदर भी डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बनती हैं। तो दिस होलोग्राम इज कॉल्ड गबर जोन प्लेट इन द ऑनर ऑफ डेनिस गबर, क्योंकि डेनिस गबर जो उसने पहली दफ़ा इसको आज़ाद किया था, इसको इन्वेंट किया था, तो उसके नाम पर इन्होंने इसको फिर गैबर जोन प्लेट होलोग्राम का नाम जो है वो दिया। और इस होलोग्राम में क्या होता है कि इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है जो कि रिकॉर्ड होता है, ठीक है। तो लिहाजा जो हमारे पास 5वां पॉइंट है इसका
a hologram does not contain distinct image, इसके पास कोई डिस्टिंक्ट इमेज नहीं होता ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, बल्कि ये क्या होता है, इट इज ओनली ए रिकॉर्ड ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न, इट इज ओनली ए रिकॉर्ड ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न, और इसके अंदर सिर्फ इंटरफेरेंस पैटर्न जो है उसका रिकॉर्ड होता है। तो ये जो इंटरफेरेंस पैटर्न है, दिस इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन होलोग्राम consists of alternate regions of dark and bright fringes. ठीक है, जैसे ये होगी अब कंस्ट्रक्शन ऑफ होलोग्राम। अब नेक्स्ट हमने देखना है इसके अंदर कि इसकी रिकंस्ट्रक्शन जो है वो किस तरह की जा सकती है। दोबारा आपने अगर बनाना हो तो इसको कैसे आप बना सकते हैं। ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ होलोग्राम। तो जो इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट है, जब इसको आप रिकॉर्ड करते हैं, कैन बी व्यूड बाय 3 डायमेंशंस बाय इल्यूमिनेटिंग द होलोग्राम बाय लेज़र बीम अगेन। अब अगर आपने उस इमेज को देखना है तो दोबारा क्या आप करेंगे, उसको लेज़र उसके ऊपर शाइन करेंगे और उसको देख पाएंगे। तो इसको कहते हैं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ होलोग्राम। दोबारा से उसको रिकंस्ट्रक्ट करना, यानी कि उसको देखने के लिए लेज़र बीम का इस्तेमाल करना। तो फर्स्ट पॉइंट है इसका, द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट रिकॉर्डेड। अब इमेज जो होता है ऑब्जेक्ट का, जो कि रिकॉर्ड होता है, कैन बी व्यूड इन 3 डायमेंशंस, can be viewed in 3 dimensions। तो इनको आप व्यू कर सकते हैं किसके अंदर, 3 डायमेंशंस के अंदर, बाय इल्यूमिनेटिंग द होलोग्राम नेटिंग द होलोग्राम by coherent laser beam again, known as reconstruction of ऑफ होलोग्राम। तो इसको हम रिकंस्ट्रक्शन ऑफ होलोग्राम का नाम जो है वो देते हैं। तो लेज़र बीम जो है ये आइडेंटिकल है टू द रेफरेंस बीम, इज़ यूज्ड फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट
एज शोन इन फिगर 2। अब हम एक और फिगर इसको समझने के लिए बनानी पड़ेगी इसकी रिकंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है, तो मैं पहले फिगर बनाता हूँ फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। अब आप देखें कि हमारे पास ये पहले तो एक वर्चुअल इमेज बना हुआ है, जो पहले आपने होलोग्राम बना लिया हुआ है उसका, ये एक वर्चुअल इमेज मौजूद है। तो इसके इस साइड से एक बीम जा रही है यहाँ तक, और एक बीम जो है इस साइड से जा रही है, ये। अच्छा जी, अब इधर यहां पर ये प्लेट है और इसके साथ इसी जगह पर एक और बना हुआ है, ये। ठीक है, अब इधर से एक बीम जो है वो इधर तक आएगी और एक इधर से बीम जो है वो इधर तक आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आप देखें कि इसको इसके साथ ये एक लाइन मिलाएं। ठीक है, एक ये लाइन आ जाएगी और एक ये लाइन इसके साथ मिल जाएगी। ये जो है ये फिल्म है, ये वाली फोटोग्राफिक, ये फिल्म है। ठीक है, और इस जगह पर यहाँ पर ऑब्जर्वर है जो ऑब्जर्व कर रहा है इसको। ठीक है जी, और ये जो है हमारे पास ये वाला जो आ रहा है ये रियल इमेज है, ये वाला जो है ये वर्चुअल इमेज है। और ये जो दो बीम्स जा रही हैं ये वाली, इनको आप कहते हैं रिकंस्ट्रक्शन बीम। इनको आप रिकंस्ट्रक्शन बीम का नाम देते हैं। अब ये क्या फिगर है, ये है फिगर 1, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ होलोग्राम। तो ये रिकंस्ट्रक्शन है होलोग्राम की बाय डायफ्रैक्शन फिनोमेना। या डायफ्रैक्शन प्रोसेस। तो लेज़र बीम जो है, जो आइडेंटिकल है रेफरेंस बीम के, इल्यूमिनेट करती है होलोग्राम को एट द सेम एंगल एज द रेफरेंस बीम। ठीक है जी, उसी एंगल के ऊपर। तो इंटरफेरेंस पैटर्न रिकॉर्ड होता था होलोग्राम एक्स एज ए डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग and secondary wave from hologram interfere constructively in certain direction and interfere destructively in other directions. They form a real image in front of the hologram and virtual image behind the hologram. उसके सामने रियल बना देंगे, उसके पीछे वाली साइड पे virtual image जो है वो बन जाएगा at the site of object. An observer sees light waves diverging from virtual image. तो जो ऑब्जर्वर है वो देखेगा, ये देखा ये वर्चुअल इमेज है ना, उसको नजर आएंगे कि लाइट की वेव जो है वो यहाँ से डाइवर्ज हो रही है, बाहर की तरफ जो है वो फैल रही है। तो an image and object appears where the object stood and that image is identical to what our eyes would have perceived in all details. तो ये भी सिमिलरली उसी तरह का इमेज होगा जो कि रियल इमेज होता है, और तमाम डायरेक्शन से ये आपको इमेज वैसा ही
नज़र आएगा, यानी कि वही रिकन्स्ट्रक्ट होकर जब आएगा तो दोबारा उसी तरह का ही नज़र आएगा। तो इसका मतलब है कि होलोग्राफी जो है ये 2 स्टेज प्रोसेस है। पहले स्टेज के अंदर होलोग्राम जो होती है उसको रिकॉर्ड किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ एन इंटरफेरेंस पैटर्न, और सेकंड स्टेज के अंदर होलोग्राम जो है एक्ट करता है एज ए डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग फॉर द रिकंस्ट्रक्शन बीम एंड द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट रिकंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द होलोग्राम। पहले में होलोग्राम बनाते हैं आप किससे, इंटरफेरेंस पैटर्न से। दूसरे के अंदर होलोग्राम जो है वो एक्ट करता है एज ए डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के। तो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का क्या काम होता है, लाइट को स्प्लिट कर देती है, डायफ्रैक्ट कर देती है, उसके तौर पर काम करता है। और जो इमेज ऑब्जेक्ट का वो दोबारा रिकंस्ट्रक्ट हो जाता है, यानी कि जब आप डायफ्रैक्शन पैटर्न को यूज़ करते हैं तो वो दोबारा से इमेज जो है वो फॉर्म हो जाता है। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा लिख देता हूँ यहाँ पर। तो इसका सेकंड पॉइंट जो है the laser beam identical to reference beam। अब लेज़र बीम जो कि आइडेंटिकल होती है रेफरेंस बीम की, illuminates the hologram, वो इल्यूमिनेट करती है होलोग्राम को एट सेम एंगल के ऊपर एज द रेफरेंस बीम, जिस एंगल पर रेफरेंस बीम होती है। तो दिस इंटरफेरेंस पैटर्न, this interference pattern is recorded on the hologram। तो ये इंटरफेरेंस पैटर्न जो है ये क्या होता है, ये रिकॉर्ड हो जाता है किसके ऊपर, होलोग्राम के ऊपर, एक्ट्स एज ए डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, और फिर एक्ट करता है एज ए डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, और डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के तौर पर एक्ट करता है। एंड द सेकेंडरी वेव फ्रॉम द होलोग्राम्स एंड द सेकेंडरी वेव्स फ्रॉम होलोग्राम, और जो सेकेंडरी वेव्स होती हैं होलोग्राम से, इंटरफेयर कंस्ट्रक्टिवली, तो वो इंटरफेयर करती हैं कंस्ट्रक्टिवली इन सर्टेन डायरेक्शंस and act destructively and interfere destructively और इंटरफेयर करती हैं डिस्ट्रक्टिवली इन अदर डायरेक्शंस, दूसरी डायरेक्शंस के अंदर। तो दे फॉर्म ए रियल इमेज इन द फ्रंट ऑफ द होलोग्राम। तो तीसरे नंबर पर दे फॉर्म ए रियल इमेज ऑफ द होलोग्राम। अब रियल इमेज एक बन जाता है होलोग्राम का
इन फ्रंट पे एंड वर्चुअल इमेज, और एक वर्चुअल इमेज बनता है बिहाइंड द होलोग्राम। एक फ्रंट पे बन जाता है और एक बिहाइंड पे बन जाता है, ठीक है। तो एज ऑब्जर्वर सीज लाइट वेट डाइवर्जिंग फ्रॉम द वर्चुअल इमेज। तो अब जो ऑब्जर्वर है यहां पर, फोर्थ पॉइंट, an observer sees light waves। तो एक ऑब्जर्वर जो है वो लाइट वेव्स को देखता है डाइवर्जिंग फ्रॉम द वर्चुअल इमेज। डाइवर्जिंग फ्रॉम द, डाइवर्जिंग का मतलब होता है कि वर्चुअल इमेज से फैल रही है, उसको ऐसे लगेगा ऑब्जर्वर को। तो इस तरह एक इमेज जो ऑब्जेक्ट का, एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो एक इमेज जो है ऑब्जेक्ट का इस सूरत के अंदर, तो an image of object appears as where the object once stood, यानी कि जिधर पहले से वो मौजूद था ऑब्जेक्ट, and the image is identical and the image is identical, और ये जो इमेज जो है ये आइडेंटिकल होगा to what our eyes would have, to what our eyes would have perceived in all its details। ठीक है। अब ऑब्जर्वर जो है वो लाइट की वेव्स को देख रहा है जो डाइवर्ज हो रही है किससे, वर्चुअल इमेज से, ठीक है। तो जो इमेज है ऑब्जेक्ट का वो अपीयर होगा जहाँ पर ऑब्जेक्ट एक्चुअली है, उसी जगह पर इमेज अपीयर हो जाएगा।
और इमेज जो है ये बिल्कुल उसी तरह आपकी आंखों पे परसीव होगा कि जैसे आप ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद इसमें 5वें नंबर पे है कि जो होलोग्राफी है 2 स्टेज प्रोसेस है। ठीक है, होलोग्राफी इज ए 2 स्टेज प्रोसेस। होलोग्राफी जो है ये 2 स्टेज प्रोसेस है और इसके अंदर फर्स्ट स्टेज के अंदर इन फर्स्ट स्टेज, तो पहली स्टेज जो है इसके अंदर होलोग्राम इज रिकॉर्डेड। होलोग्राम जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न, इन द फॉर्म ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न, इंटरफेरेंस पैटर्न की फॉर्म में। ठीक है जी, उसके बाद दूसरे नंबर पर इन द सेकंड स्टेज, अब जब आप सेकंड स्टेज पे आ जाते हैं द होलोग्राम एक्ट एज अ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, act as a diffraction grating। तो होलोग्राम जो है फिर वो एक डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के तौर के ऊपर काम करता है फॉर द रिकंस्ट्रक्शन बीम, फॉर द रिकंस्ट्रक्शन बीम, रिकंस्ट्रक्शन बीम के लिए एंड द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जी वाला साहब बेटा अभी क्लास के बाद मैं कर देता हूँ। ठीक है, एंड द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट is reconstructed from the hologram। तो होलोग्राम से दोबारा आप इमेज बुला लेते हैं। ठीक है जी, अब उसके बाद आ जाए कि इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। ठीक है, ये तो अब आपको सारा मैंने डिटेल के साथ बता दिया है कि होलोग्राफी क्या होती है, किस तरह होलोग्राम बनते हैं, उसकी रिकंस्ट्रक्शन भी देख ली है, उसकी कंस्ट्रक्शन भी देख ली है। सिंपल सा ये है कि कंस्ट्रक्शन के अंदर इंटरफेरेंस पैटर्न है जिसमें इंटेंसिटी और फेज रिकॉर्ड होता है, और रिकंस्ट्रक्शन के अंदर उसी होलोग्राम को का इमेज दोबारा बनाया जाता है, और वो जो आपका वर्चुअल इमेज होता है वो क्या एक्ट कर रहा होता है एज ए डाइवर्जिंग। ठीक है जी, ये सारा आपको मैंने बता दिया। नो अब इसकी एप्लीकेशंस के ऊपर आ जाए कि कहाँ कहाँ के ऊपर जो है वो एप्लीकेशन होती हैं। एप्लीकेशंस, तो जो होलोग्राम्स की लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैं, तो इंटरफेरेंस पैटर्न जो आप रिकॉर्ड करते हैं द होलोग्राम डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द रेफरेंस बीम यूज्ड, किस तरह की रेफरेंस बीम आप इस्तेमाल कर रहे हैं। दिस इनकोडेड इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न कैन बी तो ये जो आपके पास इंटरफेरेंस पैटर्न है ये सिर्फ उस वक्त आपको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जब कोहेरेंट बीम जो है वो आइडेंटिकल होती है रेफरेंस बीम के। मतलब जो बताया था ना पीछे, रेफरेंस और कोहेरेंट बीम एक दूसरे के आइडेंटिकल थे।
तो कॉन्स्टिक्वेंटली विदाउट द नॉलेज ऑफ द शेप ऑफ रेफरेंस बीम, अगर आपको ये नहीं पता कि शेप ऑफ रेफरेंस बीम क्या है, तो जो इंफॉर्मेशन इनकोडेड हो रही है इन द फॉर्म ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न कैन नॉट बी रिप्रोड्यूस। यानी कि अगर आपके पास रेफरेंस बीम की इंफॉर्मेशन होनी ज़रूरी है, अगर रेफरेंस बीम की इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है तो फिर इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो रिकॉर्ड नहीं होगा, और अगर इंटरफेरेंस पैटर्न रिकॉर्ड नहीं होगा तो फिर होलोग्राम जो है वो नहीं बनेगा। ठीक है, तो पहला इसका ये है कि ये इसकी एप्लीकेशन किस में है, इंटरफेरेंस पैटर्न के अंदर। इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा तो इंफॉर्मेशन विल बी रिकॉर्डेड। दूसरे नंबर पे आ जाए आप। तो ईच पार्ट ऑफ होलोग्राम जो है वो कंटेन करता है इंफॉर्मेशन ऑफ द इंटायर ऑब्जेक्ट, पूरे ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन होती है। Therefore, the destruction of a portion of hologram does not cause irreparable loss of information। तो अगर कहीं पर डिस्ट्रक्शन होती है इसके किसी पोर्शन के अंदर, तो ये ज़रूरी नहीं है कि उससे ऐसा लॉस हो जाए कि जिससे आप इंफॉर्मेशन को दोबारा रिपेयर ना कर सकें। तो जो डिस्क्रिप्शन होती है पोर्शन ऑफ होलोग्राफिक प्लेट की लीड्स टू इररिपेयरेबल लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन, लिहाजा जो होलोग्राम है इज रिलायबल मीडियम ऑफ डेटा। इसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है ना स्टोर, इसका मतलब है कि ये डेटा को अपने अंदर स्टोर कर लेता है, और होलोग्राम जो है वो डेटा की या इंफॉर्मेशन की स्टोरेज का भी एक तरीका है। ठीक है, तो द होलोग्राम इज ए reliable medium for data। तो ये एक रिलायबल मीडियम है डेटा को स्टोर करने के लिए। उसके बाद तीसरे नंबर के ऊपर several images can be recorded on the hologram, therefore information holding capacity of hologram is very high। यानी कि इसकी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। इट हैज़ हाई इंफॉर्मेशन कैपेसिटी, इसके अंदर हाई इंफॉर्मेशन कैपेसिटी होती है। उसके बाद चौथे नंबर पर अगर लैम्डा जो है वो वेवलेंथ हो किसी रिकंस्ट्रक्शन बीम की और ये ग्रेटर हो देन दैट ऑफ द रेफरेंस बीम, अगर रिकंस्ट्रक्शन बीम की वेवलेंथ ज़्यादा हो रेफरेंस बीम से, बट इज आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल रेफरेंस बीम, लेकिन ये आइडेंटिकल हो ओरिजिनल रेफरेंस बीम के, तो रिकंस्ट्रक्टेड इमेज विल बी ए मैग्नीफाइड इमेज। तो इस सूरत में जो इमेज बनेगा वो मैग्नीफाई हो जाएगा, यानी कि बड़ा हो जाएगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो बड़ा होगा। तो मैग्नीफिकेशन इज प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ टू वेवलेंथ्स, दो वेवलेंथ। यानी कि अगर आपने इसको मैग्नीफाई, यानी कि होलोग्राम की मदद से आप इमेज को मैग्नीफाई भी कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं मैग्नीफाइंग, अगर रेफरेंस बीम जो है हमारे पास, रिकंस्ट्रक्शन बीम जो होती है, अगर उसकी वेवलेंथ जो है वो रेफरेंस बीम से ज़्यादा हो। ठीक है जी, कब, जब वेवलेंथ जो रिफ्रैक्शन बीम की है वो ज़्यादा हो रेफरेंस बीम से। तो इफ द वेवलेंथ ऑफ रिकंस्ट्रक्शन बीम lambda is greater than wavelength of reference beam lambda naught। तो इस सूरत में द रिकॉर्डेड इमेज विल बी मैग्नीफाइड।
द रिकॉर्डेड इमेज विल बी मैग्नीफाइड। तो रिकॉर्डेड इमेज जो है वो क्या हो जाएगा, मैग्नीफाई हो जाएगा। यानी कि होलोग्राफी इमेज को बड़ा करने के लिए, मैग्नीफाई करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा 5वें नंबर पर जो माइन्यूट चेंजेस आती हैं ऑब्जेक्ट के अंदर, उनको डिटेक्ट करने के लिए भी होलोग्राम्स यूज होते हैं। छोटी 3D इमेज बना रहा था, कुछ छोटी सी भी आ रही है, वो 2D से नज़र नहीं आती है आपको, तो 3D में वो माइन्यूट चेंजेस भी जो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर आ रही होंगी उनको ये डिटेक्ट कर लेता है। तो इट इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट minute changes occur in the object। अगर ऑब्जेक्ट के अंदर कोई छोटी मोटी तब्दीलियां आ रही हैं तो उनको भी ये डिटेक्ट जो है वो कर लेता है, कर सकता है। ठीक है, उसके बाद 6ठे नंबर पर इट इज़ यूज्ड, इसको आप यूज़ करते हैं फॉर टेस्टिंग स्ट्रेस स्ट्रेन सरफेस डिफॉर्मेशन इन ऑब्जेक्ट। आपने स्ट्रेन को चेक करना है, स्ट्रेस को करना है, या सरफेस इंफॉर्मेशन किसी ऑब्जेक्ट की है उसको चेक करना है, तो उसके लिए भी ये इस्तेमाल होता है। इट इज़ यूज्ड फॉर टेस्टिंग के लिए स्ट्रेस, स्ट्रेन, स्ट्रेस और स्ट्रेन एंड सरफेस डिफॉर्मेशन इन ऑब्जेक्ट्स, और जो सरफेस डिफॉर्मेशन होती है ऑब्जेक्ट्स में उसके अंदर। 7वें नंबर के ऊपर जब आप किसी भी 3D होलोग्राम को देखते हैं, इनविजिबल लाइट, the internal structure of the object can be observed. This technique is highly useful in the fields of medicine and material technology. तो यानी कि इसका यूज़ जो है वो मेडिसिन और मटीरियल टेक्नोलॉजी में। इट इज़ यूज्ड इन मेडिसिन एंड मटीरियल टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये मेडिसिन और मटेरियल टेक्नोलॉजी में भी इस्तेमाल होता है। तो ये सारा हो गया जी हमारे पास, ये थी तीसरी हमारे पास इसकी एप्लीकेशन थी। उसके बाद अब हमने आगे जो है वो देखना है कि जो लेज़र की मदद से जो है वो आप कर सकते हैं कम्युनिकेशन। ठीक है, लेज़र कैन बी यूज फॉर कम्युनिकेशन, और वो कम्युनिकेशन के लिए जो सबसे ज़्यादा चीज़ इसके अंदर इस्तेमाल की जाती है वो फाइबर ऑप्टिक्स होते हैं। तो लेज़र कम्युनिकेशन, लेज़र कम्युनिकेशन जो है इज़ वन ऑफ द की एरियाज इन वायरलेस कम्युनिकेशंस, जहाँ पर वायर्स के बगैर आपने कम्युनिकेशन करनी हो। तो जो लाइट स्पीड होती है, द फास्टेस्ट स्पीड देन एनी कैन थिंग ट्रैवल। तो लेज़र कम्युनिकेशन जो है या लेज़र सेंसिंग जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेज़र लाइट जो है ये ट्रैवल करती है विद द स्पीड ऑफ लाइट।
तो जो एबिलिटी है टू फोकस लेजर बीम्स ऑन टू ए वेरी स्मॉल स्पॉट्स एंड टू स्विच देम ऑन एंड ऑफ बिलियंस ऑफ टाइम्स पर सेकंड मेक्स द लेजर इंपॉर्टेंट टूल्स इन टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। ठीक है, तो लेज़र जो है ये टेलीकम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन। अब आप ये जो वायरलेस की बात होती है, वायरलेस क्या होता है? जिसमें वायर ना हो। अभी एक इंफॉर्मेशन आप भेज रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन के ज़रिए, वो होता है ना आपका वो लैंडलाइन जो नेट होता है इंटरनेट, उसमें किससे आ रहा होता है डेटा? इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करते हैं 1/10 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट्स के। लेकिन जो फाइबर के ऊपर होता है उसमें क्या हो रहा होता है? फाइबर के अंदर जो डेटा आ रहा होता है सारा वो फोटान से आ रहा होता है, और फोटान किससे ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो इसलिए भी इतना तेज होता है। ठीक है, अभी भी उसके अंदर जब आप फाइबर ऑप्टिक्स के अंदर से डेटा भेजते हैं तो वो कुछ लॉसेज आ जाते हैं उसके अंदर। ठीक है, जिसकी वजह से वो पूरी स्पीड ऑफ लाइट नहीं रहती, लेकिन काफ़ी हद तक वो स्पीड ऑफ लाइट से ही ट्रैवल कर रहे होते हैं। अब इसकी जो हमारे पास एप्लीकेशंस हैं इस लेज़र कम्युनिकेशन की, तो इसकी एप्लीकेशन में पहले नंबर पर लेज़र इन बेयर कोड। तो बेयर कोड स्कैनर और बेयर कोड रीडर इज ए डिवाइस with lights, lenses and sensors that decodes and capture the information contained in barcodes। अब barcodes के अंदर जो information contained होती है उस information को जो coded है उसको क्या करना है? decode करना है। तो उसको decode करने के लिए आप जो है वो लेज़र को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, तो आप पहला पॉइंट, a barcode scanner और barcode reader is a device with lights, lenses and a sensor that decodes and capture the इंफॉर्मेशन, और ये कैप्चर कर लेता है इंफॉर्मेशन को कंटेन्ड इन द बारकोड्स, कंटेन्ड इन द बारकोड्स के अंदर। तो जो लेज़र के स्कैनर्स होते हैं इनमें एक रोटेटिंग मिरर जो है वो स्कैन करता है रेड बीम को, वाइल जो मूव पैकेज होता है अक्रॉस द बीम किया जाता है। तो ऑप्टिकल सेंसर्स जो होते हैं वो डिटेक्ट करते हैं लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए स्ट्रिप्ड बार कोड ऑन पैकेज, डीकोड द सिंबल इनटू डिजिटल सिग्नल, वो जो उस सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, एंड रिले ऑफ द इंफॉर्मेशन टू ए कंप्यूटर, और इन सारी इंफॉर्मेशन जो है वो कंप्यूटर की तरफ भेज देता है, सो दैट इट कैन ऐड द प्राइस टू द बिल। लेजर हैज 670 नैनोमीटर बीम कॉमन इन मोर्स लेजर बार कोड स्कैनर्स। तो 670 नैनोमीटर की बीम जो है वो ज़्यादातर बार कोड्स के अंदर इस्तेमाल की जाती है, यानी कि उन बार कोड्स को डीकोड करने के लिए कितनी 670 नैनोमीटर लेज़र ये इस्तेमाल की जाती है कोड्स को स्कैन करने के लिए, यानी कि कोड के अंदर जो आपके पास मौजूद है इंफॉर्मेशन उसको डीकोड करने के लिए। उसके बाद दूसरे नंबर पर है
लेजर इन CD एंड DVD। सेमीकंडक्टर लेजर जो है ये रीड करती हैं डेटा फ्रॉम ग्रोइंग वैरायटी ऑफ ऑप्टिकल कंपैक्ट डिस्क फॉर्मेट्स टू प्ले म्यूजिक, डिस्प्ले वीडियो रिकॉर्डिंग एंड रीडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ठीक है जी, इस सब के अंदर जो है वो लेजर इस्तेमाल होती है। तो ऑडियो कॉम्पैक्ट डिस्क जो है यूजिंग इंफ्रारेड लेजर वाज इंट्रोड्यूस अराउंड 1980, जिनको कहते हैं CD-ROMs। ये CD-ROM जो है ये 1980 के अंदर इनको इंट्रोड्यूस करवाया गया था। इसको कहते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ये कॉम्पैक्ट डिस्क होती है और इसके अंदर वो मेमोरी लेज़र के ज़रिए स्टोर कर दी जाती है। ठीक है, तो न्यूअर ऑप्टिकल ड्राइव्स यूज मोर पावरफुल लेजर्स टू रिकॉर्ड डेटा इन लाइट सेंसिटिव डिस्क कॉल्ड CDR, जिसको हम CDR कहते हैं। ठीक है, रिकॉर्डेबल, या CDRW जिसको हम कहते हैं रीड एंड राइट। तो पता है वो किसी ज़माने में रीड और राइट भी करते थे CD को। वो राइट भी किस तरह किया जाता है CD को, उसके ऊपर लेजर्स के ज़रिए ही उसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है उसको किया जाता है, विच कैन बी प्लेड इन ऑर्डर CD। तो DVD जो डिजिटल वीडियो या स्टाइल डिस्क हैं वर्क सिमिलरली, वो भी ऐसे काम करती हैं, बट दे यूज ए शॉर्टर वेव लेंथ रेड लेजर to read smaller spots, so disk can hold enough information to play digitized motion picture. A newer generation of disk called Blu-ray uses blue light lasers to read and store data at even high density. अब ब्लू में भी आ गई है, पहली रेड के अंदर थी, उससे भी नीचे शार्ट वेवलेंथ के अंदर आए तो DVDs आ गई, उससे और नीचे आए तो वो ये ब्लू वाली डिस्क। इवन तो अब इनका तो काम ही ख़त्म हो गया, अब ये तो इस्तेमाल ही नहीं होती। अब तो उसकी जगह डेटा को स्टोर करने के लिए USB जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो लेज़र जो है इसका एक्सेसिव यूज है किसके अंदर, CD, DVD। ठीक है, इसके अंदर ये इस्तेमाल होती है किसके लिए, टू स्टोर इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। अब उसके बाद है तीसरे नंबर के ऊपर लेजर इन ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम, कम्युनिकेशन के लिए। ये इसमें कुछ इतना इंपॉर्टेंट लिखने वाला था नहीं, मैंने इसलिए इसको लिखा नहीं, आप इसको पढ़ लेना होगा से। ठीक है, लेजर इन ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम, ये थर्ड वे है। तो ऑप्टिकल फाइबर जो होते हैं दे आर थिन स्ट्रैंड्स ऑफ ग्लास थ्रू विच ए लेजर बीम कैन ट्रेवल फॉर सेवरल माइल्स एंड लेजर एम्पलीफायर्स आर नीडेड ओनली एवरी 6 और इवन 7 माइल्स टू स्ट्रेंथन द लाइट सिग्नल। अब ऑप्टिकल फाइबर्स क्या हैं, ये छोटे छोटे से बारीक से स्ट्रैंड्स होते हैं। ठीक है, जिनमें से लेज़र जो है वो गुजरती है, कुछ धागे की तरह के ना, इस तरह के बारीक से होते हैं, और ये जब गुजरती है लेज़र इनके अंदर से, तो लेज़र जो है वो सेवरल माइल्स तक जो है मूव करती है, और लेज़र जो है इनके अंदर वो एम्पलीफाइड भी होती है। ठीक है, उसकी एम्पलीफिकेशन का मतलब है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स का जो उसमें से गुजर रहे हैं उनका सिग्नल बढ़ना शुरू होता है, उसका एम्पलीट्यूड जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो मल्टीपल सिग्नल्स कैन सेंड विद द हाई क्वालिटी and low loss of light by propagating along the fiber, and lasers are more nearly monochromatic that allows the pulse shape to maintain better over long distance। अब आपको एक बात का पता है कि ये जो लेज़र होती है इसकी रेंज भी ज़्यादा होती है, ये डायरेक्शनल भी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो और इसके अंदर चूंकि ये मोनोक्रोमेटिक और कोहेरेंट होती है, तो जब ये फाइबर ऑप्टिक्स के अंदर से गुजरती है तो इसकी स्कैटरिंग होती है, इसमें भी रिफ्लेक्शन भी होती है, रिफ्रैक्शन भी होती है, लेकिन एक ऑर्डिनरी बीम के मुकाबले में वो बहुत कम होती है। इसलिए ये लार्ज डिस्टेंस तक जो है फाइबर ऑप्टिक्स के ज़रिए इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह जो है वो लेकर जा सकती है।
तो जो फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम्स होते हैं ये ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल्स मोर देन ए फ्यू किलोमीटर्स, आल्सो यूज सेमीकंडक्टर लेज़र बीम, इनमें सेमीकंडक्टर लेज़र बीम भी यूज़ करी जाती हैं। तो ऑप्टिकल सिग्नल्स आर सेंट एट इंफ्रारेड वेवलेंथ, ऑप्टिकल सिग्नल जो सेंड किया जाता है वो इंफ्रारेड वेवलेंथ के ऊपर होता है, जो कि ये इंफ्रारेड वेवलेंथ होती है ये इंफ्रारेड वेवलेंथ होती है आपके पास 1.3 टू 1.6 माइक्रोमीटर तक, वेयर सिलिकल ग्लास फाइबर्स आर मोस्ट ट्रांसपेरेंट, और सिलिका के ग्लास फाइबर यूज है। दिस टेक्नोलॉजी बिकम द बैकबोन ऑफ ग्लोबल कम्युनिकेशन नेटवर्क। अब आप देखें ना, वो जो है ना, ये जो रेड सी है और मेडिटेरियन सी है और बाल्टिक सी है, ये जितने सीज हैं इनके अंदर ये जितनी कम्युनिकेशन आजकल इंटरनेट की हो रही है ना, ये वो फाइबर ऑप्टिक्स से होती है। वो कहते हैं ना जी, वो उन्होंने जाके उधर से तार काट दी है, वो पीछे भी एक तार कटी हुई थी लिथुआनिया के अंदर और उधर ना इंटरनेट बंद हुआ था, तो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया जी कि रशिया वालों ने ना अंदर जाकर कहीं तार काट दिया। तो रशिया कह रहा है कि हमने तो तार नहीं काटी, वो खुद किसी टेक्निकल, तो वो एक पूरा नेटवर्क सिस्टम्स क्या है इन सीज़ के अंदर है। जो हूतीज़ है ना, वो हर वक्त थ्रेट करते रहते हैं कि अगर आपने इसराइल के ऊपर ना किए बंद हमले तो हम वो वायर्स जो है ना उनको नीचे से काट देंगे। अगर वो वायर्स नीचे से काट दिए हैं तो पूरी दुनिया का इंटरनेट जो है वो ठप हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, चलना बंद हो जाएगा। बाद दफ़ा आपको आता है जी PTCL का इंटरनेट नहीं ठीक चल रहा है, या दूसरे जो दूसरी कंपनीज है उनका नहीं चल रहा, ठीक है। ये मैं वायरलेस वाले इंटरनेट की नहीं बात कर रहा जो सिम के ज़रिए होती है, उसकी नहीं मैं बात कर रहा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो फाइबर ऑप्टिक से होती है, प्रोड्यूस किया जाता है। तो वो हमारा बेसिकली जो वायरलेस भी जो होता है ना, वो फाइबर के साथ ही कनेक्टेड होता है, वो फाइबर से ही वायरलेस के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा होता है, ठीक है। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है कि जिसके अंदर आप जो है वो फाइबर ऑप्टिक्स में से लेज़र को गुजार कर स्पीड ऑफ लाइट के साथ जो डेटा उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद है लेज़र इन स्पेस बेस्ड कम्युनिकेशन, लेज़र इन स्पेस बेस्ड कम्युनिकेशन। तो लेज़र कम्युनिकेशन सिस्टम जो है कैन बी यूज टू ट्रांसमिट साउंड एंड डेटा सिग्नल्स थ्रू द लेज़र बीम ऑफ द सिस्टम। इसमें साउंड और डेटा सिग्नल्स को भी आप भेज सकते हैं। तो जो इंटेंसिटी होती है कैरियर बीम की चेंजेस विद द चेंज इन एम्पलीट्यूड। अब जो बीम का एम्पलीट्यूड जब चेंज होगा तो जाहिर बात है, क्योंकि इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो उसके एम्पलीट्यूड में भी चेंज आएगी, तो लिहाजा जो साउंड का सिग्नल आपने उसके साथ कैरियर के साथ भेजा है उसमें भी चेंज आएगी। तो वेरिएशन इंटेंसिटी ऑफ लेज़र बीम इज़ कन्वर्टेड टू द वेरिएशन इन द वोल्टेज लेवल। अब ये जो लेज़र की वेरिएशन होती है इसको आप वोल्टेज लेवल में कन्वर्ट कर देते हैं बाय यूजिंग सोलर पैनल। सोलर पैनल को यूज़ करते हैं और सोलर पैनल से लेज़र की चेंज को किस में कन्वर्ट करते हैं, वोल्टेज लेवल के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। इन दिस मोड ऑफ कम्युनिकेशन द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर रिक्वायर्स सेटिस्फाइंग द लाइन ऑफ साइट ऑफ कंडीशन। अब दोनों जो हैं उनको इसके लिए लेज़र डायोड्स चाहिए होते हैं, यानी कि जो ट्रांसमिट कर रहा है उसको भी चाहिए और जो रिसीव कर रहा है उसको भी लेज़र डायोड जो है वो चाहिए। तो कैरियर रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल इन लेज़र कम्युनिकेशन सिस्टम इज जनरेटेड बाय लेज़र डायोड्स। वो लेज़र डायोड से जनरेट किए जाते हैं, ठीक है जी। तो यानी कि साउंड को भी आप लाइट के साथ लगाकर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर सकते हैं। उसके बाद आगे आ जाए मेडिसिन, ठीक है। ये तो मैंने अब कम्युनिकेशन वाली जो थी ना सारी आपको बता दी है। अब आ जाए मेडिसिन के ऊपर कि मेडिसिन में कहाँ कहाँ ये इस्तेमाल होती है। मेडिसिन
तो जो मेडिसिन हैं इनके अंदर लेज़र की नैरो बीम जो है उसने ये प्रूव किया है ए पावरफुल टूल ऑफ थेरापी, यानी कि इससे थेरापी का मतलब होता है इलाज करना, एक पावरफुल टूल है। इन पर्टिकुलर कार्बन डाइऑक्साइड लेजर हैज़ बीन वाइडली अडॉप्टेड बाय सर्जन्स एज ए ब्लडलेस स्कैपल बिकॉज द बीम, ये जो होते हैं ना सर्जन्स, ये इसको यूज़ करते हैं जो ब्लडलेस होते हैं ना। ये स्कैपल का मतलब होता है ये आपकी आँख होती है ना पीछे, इसके शरेआनी होती हैं, उनके अंदर ना ब्लड आ जाता है। जो होते हैं ना ये पेशेंट्स होते हैं इसके शुगर के, डायबिटीज़ के, उनकी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। अब वो सर्जन्स क्या होते हैं कि वो जिस जगह पर ब्लीडिंग हो रही होती है ना उस जगह पर लेज़र को शाइन करके उसको रिपेयर करते हैं, उस पोर्शन को, वहाँ पर वो जो खून इकट्ठा हो जाता है ना उसको लेज़र के ज़रिए साफ़ कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें उसके अंदर इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। इसके अलावा सम सर्जरीज दैट काजेज ब्लीडिंग हैड इम्पॉसिबल टू परफॉर्म बिफोर द एडवेंट ऑफ द लेज़र। अब कुछ ऐसी सर्जरीज होती हैं जिनमें ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, तो वो ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप नहीं होती, तो अब उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए भी लेज़र जो है, अब कई होते हैं ना डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, आपको पता है कि जो डायबिटिक पेशेंट होता है ना उसके प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। प्लेटलेट्स का मतलब होता है कि प्लेटलेट्स का काम होता है क्लॉट्स बनाना। बंदे को जख्म हुआ है ना तो कुछ दिनों के बाद खरिंड बन जाता है, जिसको खरिंड कहते हैं। ठीक है, तो वो क्लॉट्स नहीं बनते उनके अंदर ना, तो वो क्लॉट्स, अब उस इस तरह के बंदे की आपने सर्जरी करनी है तो वो तो जो सर्जन होता है बड़ा परेशान होता है, मैं इसकी कैसे करूं सर्जरी, ये तो इसको कट लगाऊंगा तो ब्लीडिंग ही ना रुके। सारी बात उसने ब्लीडिंग होनी है, उसने टांके लगाने हैं, तो वहाँ पर भी अब लेज़र टेक्निक्स जो है वो मॉडर्न उनको यूज़ किया जाता है उनको रिपेयर करने के लिए। अब इसमें पहले नंबर पर जो है वो है लेज़र सर्जरी। तो we see an object when image is formed on the retina of our eyes। हम जब देखते हैं तो हमारे रेटिना ऑफ आई पे इमेज बनता है। रेटिना इज लाइक ए शीट ऑफ सेंसिटिव सेल्स, ये एक शीट होती है सेंसिटिव सेल्स की। ईच वन ऑफ विच एक्ट लाइक ए पिक्सल, पिक्सल की तरह। हम कहते हैं ये कैमरा लगाया हुआ जी, ये इतने पिक्सल का है, ये इतने पिक्सल का है, 12 पिक्सल का है। तो वो रेटिना जो होता है वो एक्ट कर रहा होता है, जिसमें हर सेल जो रेटिना के अंदर होता है वो एक्ट कर रहा होता है पिक्सल, पिक्सल के तौर पे। तो इमेज जो है वो फॉर्म्ड होते हैं ऑन रेटिना बाय कोरिना एंड अ लेंस इज सस्पेंडेड बिहाइंड द प्यूपल। ठीक है, वो आप प्यूपल जो होता है उसके पीछे जो है वो लेंस लगा होता है। वो लेंस जो होता है उससे आप देख रहे हैं, आप देखें ना, हमें जिन्होंने ऐनक लगाई होती है ये लेंस के ऊपर लेंस लगाया होता है, वो आपकी आँख का लेंस जो होता है वो वीक हो जाता है, इस वजह से हमें उसके ऊपर जो है वो लेंस लगाना पड़ता है। तो अगर यहाँ पर इफ देयर इज एनी डिफेक्ट फोकसिंग ऑफ द इमेज ऑफ रेटिना, अब जारी बात है कि लाइट आ रही है आपकी आंखों में पड़ रही है, आप देख रहे हैं, अब रेटिना का काम है उसको फोकस करना। अगर वो सही तरह फोकस नहीं कर पा रही तो मैं ऐनक उतारूंगा तो मुझे चीज़ें ब्लर जो है वो नज़र आएंगी, क्योंकि फोकसिंग जो है वो सही तरह नहीं हो रही। लेकिन जब मैं ऐनक पहन लूँगा तो वही फोकसिंग लेंस दोबारा, क्योंकि मेरा लेंस वीक हो गया हुआ है, वो दोबारा उस फोकसिंग को वो ठीक जो है वो कर देगा। तो इसको कहते हैं द आई हैज़ रिफ्रैक्टिंग एरर, रिफ्रैक्शन का एरर हो रहा है। मीडियम है ना, मीडियम से आगे जाके लाइट बेंड हो रही है। सो दिस एरर मे बी करेक्टेड बाय एडिंग एन एडिशनल लेंस, जिस तरह मैंने लगाया हुआ है, आपने लगाया हुआ है, इन द फॉर्म ऑफ ए ग्लास कॉन्टैक्ट लेंस एंड फोकसिंग बिकम्स नॉर्मल। तो इससे फोकसिंग जो है वो नॉर्मल हो जाती है। हाउएवर द रिफ्लेक्टिंग एरर कैन बी करेक्टेड विदाउट द यूज ऑफ ए ग्लास और कॉन्टैक्ट बाय लेजर सर्जरी। ठीक है, आजकल लेजर सर्जरी बहुत करवाई जाती है। कहते हैं कि मैंने भी पूछा था कुछ दिन पहले डॉक्टर से, मैंने कहा यार मेरी भी कर दो, मेरी ऐनक उतर जाएगी। वो कहता आप अपनी शक्ल और उम्र देखें, आपकी अभी नहीं हो सकती। ठीक है जी, ये यंग लोगों की होती है। ठीक है, उसकी ख़ास उम्र होती है 25 साल से नीचे। अगर कोई बंदा आप में से करवाना चाहता है 25 साल से कम है तो वो जाके सर्जरी करवा ले तो उसकी ऐनक उतर जाएगी। लेकिन उसमें वो लाहौर में जाएंगे तो वहाँ पर महंगा होगा, लेकिन जो अलशफा आई हॉस्पिटल है ना, वहाँ 1,75,000 में वो कर देते हैं।
ठीक है, और उधर डॉक्टर भी बड़े माहिर हैं उनके, तो वो ऐनक उतर जाती है आपकी, मतलब 100% ही तकरीबन रिजल्ट होता है। अगर आप 25 साल से नीचे का बंदा करवा लेना ऑपरेशन, उसकी ऐनक उतर जाती है। ठीक है, तो वो वाली टेक्निक जो है वो आजकल यूज़ की जाती है, इसको कहते हैं LASIK सर्जरी। LASIK सर्जरी। ठीक है, LASIK सर्जरी जो है इज डन विद द हेल्प ऑफ लेजर बीम। द इनकरेक्ट शेप ऑफ कोरिना, हाँ, इनकरेक्ट शेप ऑफ कोरिना ऑफ आई इज changed in the desired shape to enable the rays to focus properly on the retina again। उसको चेंज किया जाता है कि ताकि वो, यानी कि जानी पता है ना, वो आपका रेटिना सही फोकस नहीं कर रहा, वो लेंस अपनी जगह से हिल गया हुआ है, तो वो दोबारा लेज़र के ज़रिए लेंस को उस जगह पे वापस लेके आते हैं। उस एंगल, ये कहना भी गलत है कि यानी कि उसके लेंस का एंगल ख़राब हो गया होता है। आपको जब चीज़ नज़र नहीं ना आ रही सही, इसका मतलब रिफ्लेक्ट होकर जो आई तक आ रही हैं चीज़ें, वो एंगल सही नहीं बन रहा, तो वो उस एंगल को चेंज करते हैं, फिक्स करते हैं लेज़र के ज़रिए। ठीक है, तो दिस सर्जरी इज परफॉर्म्ड बाय LASIK सर्जन्स विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। इसमें कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। द कंप्यूटर लोडेड with desired software analysis the shape of cornea required to be changed। उसमें सॉफ्टवेयर होता है, उसके मुताबिक वो सॉफ्टवेयर लोडेड होता है, जितना आपने उसकी शेप को चेंज करना है आप कर लेते हैं। ठीक है जी, तो जो द बेस्ट सुटेबल लेज़र फॉर दिस पर्पज इज एक्समियर लेज़र। इसके लिए जो बेस्ट लेज़र इस्तेमाल होती है वो हमने पढ़ी है पीछे। ये हमें हर डायमर वाली लेज़र होती है ना, एक्समियर लेज़र, ठीक है ना, जिसमें डायमर्स होते हैं, यानी कि एक्साइटेड स्टेट के अंदर मॉलिक्यूल्स या एटम्स होते हैं, तो इसको आप यूज़ करते हैं। विच एमिट कंट्रोल्ड लाइट एज पर द फीड फ्रॉम द कंप्यूटर। अब वो जितना उसको कंप्यूटर बता रहा होता है उसे, अब इतनी भी नहीं आप लाइट मार देने कि वो बेचारे बंदे की आँख ही जल जाए, होता है इस तरह। जो इनएक्सपीरियंस सर्जन होते हैं, आप तो जाएंगे उसके पास आँख ठीक करवाने के लिए, तो हो सकता है कि वो बिल्कुल ही आपकी आँख तबाह करके आपके हाथ में पकड़ा दे। ठीक है, वहाँ पर कंप्यूटर ने अगर ज़रा थोड़ी सी भी गलती कर दी, अगर आप वो लेज़र जाके किसी गलत जगह पर लग गई, तो वो आपकी पूरी आई को डैमेज कर दे। बड़ा सेंसिटिव ऑपरेशन होता है ये वाला। ठीक है जी, तो सर्जरी में इसका सबसे जो काम है, इसके अलावा ये ट्यूमर्स को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है, भी इस्तेमाल होती है। और बहुत सारे जो MRI होती है उसके अंदर भी लेज़र जो है इस्तेमाल होती है, सिटी स्कैन के अंदर भी लेज़र्स को इस्तेमाल करते हैं। आजकल लेज़र का बहुत ज़्यादा यूज़ जो है वो मेडिकल के अंदर होता है। ठीक है जी, उसके बाद जो है वो है डिफेंस इंडस्ट्री। अब डिफेंस के अंदर सो फार जो लेज़र है have been found to make proper weapons, and many scientists believe that engineering complexity and laws of physics may prevent them forever being particularly useful for this purpose। ठीक है, तो अब thousands of lasers जो हैं have found military applications। अब बहुत सारे लेज़र्स जो हैं उनको किसके लिए यूज़फुल पाया गया है? मिलिट्री एप्लीकेशंस के लिए। ठीक है, और नॉट इन वेपन्स बट ए रेंज फाइंडर एंड टारगेट डेजिग्नेटर्स। रेंज फाइंडर, अब रेंज फाइंडर के अंदर मिसाइल इस्तेमाल होते हैं, और टारगेट, वो जो आपने टारगेट लॉक किया हुआ है उस तक जाकर उस मिसाइल ने जो है वो लगना है। तो जो हमारे पास लेज़र रेंज फाइंडर मेजर्स द टाइम ए पल्स ऑफ लाइट, वो मेजर करता है टाइम जो पल्स होती है लाइट की, यूजुअली फॉर एन एनडी जैंग लेज़र। तो इसके अंदर हम जो ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो एनडी जैग लेज़र है, इसको इस्तेमाल करते हैं। टेक्स टू ट्रेवल फ्रॉम द रेंज फाइंडर टू ए टारगेट एंड बैक। उस रेंज फाइंडर उस टारगेट तक जाती है और उस टारगेट से बैक हो जाती है, यानी कि रिफ्लेक्ट होकर बैक आ जाती है, तो आपको पता चल जाता है कि कितने डिस्टेंस तक जो है वो आपने हिट करना है उसको।
ठीक है। तो टारगेट जो डेजिग्नेटर होता है, इल्यूमिनेट्स अ टारगेट विद लेज़र लाइट, आप उसको लेज़र लाइट से इल्यूमिनेट करते हैं। यूजुअली इंफ्रा लाइट, रेड लाइट फ्रॉम एंटी यांग लेज़र, इनके अंदर जो होती है वो इंफ्रा रेड लाइट होती है एंटी यांग लेजर्स की। देन ए पीस ऑफ स्मार्ट ऑडियंस, अ रॉकेट और ए बम इक्विप्ड विद इंफ्रारेड सेंसर एंड सम स्टीयरिंग मैकेनिज्म। तो इसके अंदर जो है वो आप इनको यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास जो है वो इंफ्रारेड सेंसर्स होते हैं। इसमें आप रॉकेट भी यूज़ कर सकते हैं, बम भी होता है, मिसाइल भी होता है, ठीक है। उन सब में इसको लगा के इंफ्रारेड सेंसर को आप अपने टारगेट को हिट कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद जो है डायोड लेजर्स आर समटाइम्स यूज्ड इन एमिंग स्मॉल एम्स। अब यानी कि ज़्यादा दूर तक नहीं, जो नज़दीकी एम्स हैं उनके लिए किसको यूज़ करते हैं, डायोड लेजर्स को। तो दिस लेजर बीम इज along the trajectory of the bullet and a policeman or a soldier can see where the bullet will hit before fire। मतलब अब बुलेट से अब किसी को मारना है तो उसके लिए, अब रॉकेट के लिए तो चाहिए ना जी 1000 किलोमीटर जाना है उसने या 2000 किलोमीटर जाना है। अब तो इंटर जो है वो भी आ गए हैं रॉकेट्स, जो एक बड़े आज़म से दूसरे बड़े आज़म तक चले जाते हैं, ठीक है। तो 2000-3000 किलोमीटर का तो रॉकेट बनाना, वैसे ही मिसाइल बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन छोटा काम, जिधर छोटे यानी कि छोटा एम बुलेट से, आजकल लेज़र गन्स होती हैं, ठीक है। उन लेज़र गन्स के अंदर बुलेट्स जो हैं उनकी साइडों के ऊपर आपने डायोड लेज़र जो है वो लगाई होती है। तो लेज़र बीम इज, अच्छा उसके बाद डायोड लेज़र आर यूज्ड ए मिलिट्री ट्रेनिंग डिवाइस, ठीक है, इन ए स्कीम दैट हैज़ बिन डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स यूज, जिसमें डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो मिलिट्री ट्रेनिंग डिवाइस। अब मिलिट्री के अंदर कुछ ट्रेनिंग डिवाइस है, मिसाल के तौर पर ये होता है कि वो मिलिट्री की हो रही होती हैं एक्सरसाइजेस, तो वहाँ पर वो लेज़र की डिवाइसेस बना लेते हैं, वो लेज़र गन्स बना लेते हैं। वो उसमें से जो गोली निकलती है ना, वो जब लगती है आपको आके तो उसमें वो कोई आपको नुकसान नहीं पहुँचाती, वो यानी कि एक डमी वो जो करते हैं ना, मशकें करते हैं आर्मी मुख्तलिफ मुल्कों की जो है, तो उसमें इसको करते हैं, यूज़ करते हैं। ट्रेनीज यूज राइफल्स दैट फायर ब्रस्ट ऑफ डायोड लेज़र लाइट रादर देन बुलेट्स, बुलेट्स की जगह वो लेज़र लाइट को करते हैं। और ऑप्टिकल डिटेक्टर्स जो हैं वो इनको स्टोर करते हैं, इनकी इंफॉर्मेशन को, और ये हिट करती हैं जाके ओपोनेंट को, जो आपके सामने ओपोनेंट कर रहा होता है। लेकिन वो इतनी ज़्यादा इंटेंस लेज़र नहीं होती कि जाके ओपोनेंट को लगे तो उसको कोई नुकसान पहुँच जाए, ठीक है जी। उसके बाद इसका यूज़ जो है वो इसमें भी है, डिफेंस का भी हो गया, कम्युनिकेशन का भी हो गया। फिर आ जाए एटमॉस्फेरिक फिजिक्स के अंदर। एटमॉस्फेरिक फिजिक्स, और इसके अंदर एनवायरमेंटल एप्लीकेशंस, ठीक है जी। तो इसका जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो एनवायरमेंटल एप्लीकेशंस में भी होते हैं। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन क्रिएटेड पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है, विच इंक्लूड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड ए नंबर ऑफ पर्टिकुलर मैटर्स। बहुत सारे हमारी फ़ज़ा के अंदर पोल्यूंट्स हैं जो फ़ज़ा को गंदा कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। अभी भी आप देखें, ये तो इन्होंने मौसमी बारिश करवाई है तो ये क्लियर हो गया कितना गंदा था मौसम, हर बंदे का गला ख़राब। जितना नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता है आपके फेफड़े ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि जिस जगह पे स्मोक है वहाँ पर आप जो है वो मास्क जो है उसको लगाए हैं, क्योंकि नाइट्रोजन का लेवल और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल आपके फेफड़ों को तबाह कर देता है। तो बहुत सारी बीमारियां आजकल लाहौर के अंदर ये बहुत ज़्यादा बीमारियां जो हैं वो बढ़ी हुई हैं।
तो कन्वेंशनल टेक्निक्स जो है उनमें सैंपल्स ऑफ एटमॉस्फेयर उनको कलेक्ट किया जाता है डिजायर्ड हाइट्स एंड देन केमिकल एनालिसिस कैरीड आउट टू फाइंड द कंपोजिशन ऑफ पॉलेंट्स। यानी कि जो पोल्यूशन करने वाले आपके पास केमिकल्स हैं फ़ज़ा के अंदर, जो कन्वेंशनल मेथड है उसके ज़रिए केमिकल एनालिसिस किए जाते हैं। केमिकल एनालिसिस का मतलब ये होता है कि भाई किस किस मकदार में नाइट्रोजन कितनी है, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, सल्फर डाइऑक्साइड कितना है, कितनी मकदार में कौन सा केमिकल मौजूद है, वो केमिकल एनालिसिस। केमिस्ट्री में यही काम होता है ना, केमिस्ट्री का काम ही होता है एनालिसिस करना, ठीक है। तो उसका एनालिसिस जो है वो किया जाता है। अच्छा जी, बट सिंस द लोकल एटमॉस्फेयर इज सब्जेक्टेड टू स्लो बट कंटिन्यूस वेरिएशन, data obtained after the analysis pattern only to the condition prevent at the time of collection, it is not a real time data। अब आप ये जितना डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, सारा जो कंपोजिशन होती है उसके अंदर जो कंटिन्यूस वेरिएशन आ रही होती है एटमॉस्फेयर के अंदर इन मुख्तलिफ जो कंपोनेंट्स हैं उनकी वजह से वो बेसिकली कोई रियल टाइम डेटा नहीं होता। मतलब पूरा वो सारा डेटा जो होता है वो आपको कोई एक्चुअल पिक्चर उसकी एनालिसिस के बाद जो है वो प्रोवाइड नहीं कर रहा होता। दिस लिमिटेशन इज ओवरकम व्हेन मेजरमेंट डन यूजिंग लेजर। अब ये मसला कब हल होता है, ये जो सादा केमिकल एनालिसिस आप कर रहे हैं ना, इससे वो सारी सही तरह पोर्शन नहीं आपको पता चलता, तो उसके लिए फिर लेज़र जो है उसको इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। यानी कि ये लिमिटेशन इस तरीके से ओवरकम की जाती है। द लेज़र सेंसेस द एटमॉस्फेयर डेंसिटी, उसको सेंस, लेज़र एक बहुत अच्छा सेंसर भी है, ठीक है, उसको ये सेंस करती है डेंसिटी वेरिएशन बाय स्कैनिंग द रिक्वायर्ड लेवल रीजन एंड द इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसर यील्ड द डेटा। अब लेज़र क्या होती है, वो एटमॉस्फेयर की डेंसिटी को, डेंसिटी का मतलब है कि उसके अंदर किस तरह के कौन कौन से पार्टिकल्स, उनको सेंस करेगी, ठीक है। सेंस करने के बाद जो डेटा प्रोसेसर है उसको सेंस करेगी, स्कैन करेगी, और स्कैन करने के बाद किसको भेज देगी, डेटा प्रोसेसर को। अब डेटा प्रोसेसर जो आगे से उस डेटा को क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। प्रोसेस का मतलब वो देखेगा अभी इसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आ गई हैं, और ये जब वो डेटा प्रोसेस करेगा तो विच इज़ अ रियल टाइम डेटा। ये अब असल डेटा जो है उसमें सही आपको पता लगेगा कि कौन कौन से कंपोनेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं, ठीक है। तो इसी तरह जो लेज़र है इज मेड यूज ऑफ द वे एज ए रेडार सिस्टम। ये रेडार सिस्टम के अंदर भी इस्तेमाल हो, ये भी एटमॉस्फेयर का एक तरीका है, ठीक है। तो जो लेज़र मेजरमेंट होती है ऑफ पोल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं, लेज़र इज मीज यूज, हाँ, हेंस इट इज ऑफन रेफर टू एज ए LIDAR। LIDA मैंने आपको पढ़ाया है ये पहले तफसील के साथ, जिसको कहते हैं लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ये जो रडार सिस्टम होता है ना, ये इसी के ऊपर सारा वर्क कर रहा होता है, लाइट डिटेक्शन और रेंजिंग के ऊपर। तो LADIR जो होता है इसको आप यूज़ करते हैं एवेल्यूएट करने के लिए डिस्टेंस, एल्टीट्यूड, एंगुलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये सारा मैंने बताया शुरू में। तो जो LADIR सिस्टम होता है इसके ट्रांसमिटेड पार्ट्स होते हैं वो कंसिस्ट करते हैं पल्स लेज़र के ऊपर, और जो इसके रिसीविंग पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट वो है जिसे ट्रांसमिट कर रहे हैं, एक वो पार्ट जो है रिसीविंग। वो मैंने सारे आपको रिसीविंग पार्ट्स बताए हुए हैं। उसमें पहले नंबर पर होता है कनकेव मिरर विच रिसीव्स अ रिफ्लेक्टेड वेव, ठीक है। फिर होता है फोटो डिटेक्टर विच कन्वर्ट्स द ऑप्टिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तीसरे नंबर पर होता है अ नैरो बैंड फिल्टर विच कट्स ऑफ बैकग्राउंड नॉइजेज एंड एक्सट्रॉनिक लाइट। जो बैकग्राउंड के ऊपर नॉइजेज या डिस्टॉर्शन आ रही होती है लाइट को, उसको ख़त्म कर देता है, काट देता है। चौथे नंबर पे होता है डेटा प्रोसेसर विच गिव्स आउट द मोशन रिगार्डिंग डिस्टेंस डायमेंशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। While measurements are carried out, the laser beam undergoes scattering at places in the atmosphere। जब ये measurements की जा रही होती हैं, जाहिर बात है लेज़र बीम है, वेव है, तो वो वेव जो है वो जब टकराती है पार्टिकल्स के साथ, तो पार्टिकल्स के साथ कोई भी वेव टकराएगी तो उसमें स्कैटरिंग, उसके अंदर जो है वो स्कैटरिंग आएगी, ठीक है। तो ये जो स्कैटरिंग है
ये क्यों होती है? हाईली पॉपुलेटेड, ज़्यादा पोल्यूशन होगी तो ज़्यादा स्कैटरिंग होगी, ठीक है। कम पोल्यूशन होगी तो ज़्यादा पोल्यूशन का मतलब है कि हाई कंसंट्रेशन है किसी पर्टिकुलर मैटर का या कंपोनेंट्स का उस एटमॉस्फेयर के अंदर। तो जो बैक स्कैटर्ड लाइट है इज रिसीव्ड बाय कनकेव मिरर, इसमें बैक स्कैटर्ड लाइट को कनकेव मिरर से लेते हैं। द डिस्टेंस फ्रॉम द मेजर्ड स्टेशन इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम डिले बिटवीन पल्स एमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ द बैक स्कैटर्ड लाइट। अब वो जो लाइट स्कैटर हुई है, जहाँ से ट्रांसमिट हुई है, जहाँ से रिसीव हुई है, उसके अंदर भेजने में और वापस आने में थोड़ा सा टाइम का इंटरवल होता है। वो टाइम का इंटरवल जो है वो रिकॉर्ड कर लिया जाता है, ठीक है। तो बाय स्कैनिंग द स्पेस अराउंड द स्टेशन, पूरा द कंसंट्रेशन ऑफ जो पॉपुलेशन के एलिमेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन जो है उसको मैप कर दिया जाता है एट डिफरेंट सेक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर। मुख्तलिफ, अब एटमॉस्फेयर कोई एक तो नहीं है। पाकिस्तान का एटमॉस्फेयर कुछ और है, इंडिया का एटमॉस्फेयर कुछ और है। पाकिस्तान में लाहौर के अंदर चले जाएं, वहाँ पर एयर क्वालिटी का इंडेक्स जो बता रहे होते हैं ना, ये लेज़र से आ रहा होता है। एयर क्वालिटी का इंडेक्स बाद दफ़ा 1000 से ज़्यादा हो जाता है या 2000 एयर क्वालिटी का इंडेक्स जो हो जाता है, तो वो क्या है, वो इसी से आपको पता चलता है कंसंट्रेशन से। वो लेज़र अलहदा कर देती है, फिर आप ये पता करते हैं कि भाई कौन सा केमिकल जो है इसमें ज़्यादा है, क्यों आपकी एयर जो है वो इतनी पॉल्यूटेड हो रही है, ठीक है जी। तो बट दिस मेजरमेंट फॉल्स शॉर्ट ऑफ नोइंग अबाउट द नेचर ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल्स। अब ये यहाँ पर नहीं बताती कि वो नेचर के हैं स्कैटरिंग पार्टिकल्स के। हाउएवर following two methods which involve the use of laser can be employed to know the composition of pollutants. In both methods need the collection of a sample of the atmosphere at desired region. अब जो नेचर पार्टिकल की ये होती है कि वो किस तरह का पार्टिकल है, उसका करैक्टरिस्टिक क्या है आगे, तो वो नहीं ये बताता। हाँ, ये बता देता है कि उन पार्टिकल्स की वजह से वहाँ पर केमिकल जो है वो कौन से मौजूद है। तो उनको देखने के लिए सैंपल की इन्वेस्टिगेशन की, यानी कि जो आप एटमॉस्फेयर का कोई सैंपल उठाते हैं और उठाने के बाद आप उस सैंपल को स्टडी करना चाहते हैं, तो उसके लिए दो तरीके जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। नंबर 1 पे होती है अब्जॉर्प्शन टेक्निक और दूसरे नंबर पर होती है रमान बैक कैटरिंग। आ जाए यार, मेरा अभी खत्म नहीं होना लेक्चर इतनी जल्दी। लाओ, क्या कराना है? सिर्फ साइन करानी है भाई यार, इतनी पेंसिल है, ये पेंसिल देना यार। ये क्या चीज़ है? रिकमेंडेशन लेटर। अच्छा, ये इन्होंने इधर से एमएससी की हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये उधर दे दो। तो ये दो प्रोसेस, रमान बैक स्कैटरिंग और अब्जॉर्प्शन टेक्निक जो है, इसको यूज़ किया जाता है। तो पहले नंबर पर अब्जॉर्प्शन टेक्निक जो है, लेज़र बीम इज पास थ्रू द सैंपल कलेक्टेड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। वो जो सैंपल कलेक्ट करते हैं एटमॉस्फेयर से, उसमें से लेज़र को पास करते हैं। द ट्रांसमिटेड बीम इज रिकॉर्डेड विद ए डिटेक्टर। जो डिटेक्टर होता है वो ट्रांसमिटेड बीम को जो उससे गुजर जाती है उसको रिकॉर्ड कर लेता है। While the beam passes through the sample, it undergoes a absorption of varying degrees. अब वो जब सैंपल में से गुजरती है तो सैंपल्स में से गुजरते हुए उसकी अब्जॉर्प्शन होती है, और वो अब्जॉर्प्शन जो होती है वो मुख्तलिफ डिग्रीज की होती है, डिपेंडिंग अपॉन दी प्रेजेंस ऑफ द एग्जैक्ट टाइप ऑफ केमिकल सब्सटेंस। मतलब हर जगह पर वो वेरिएशन दे रहा होता है। अब वो जो वेरिएशन होती है वो आपको ये बता रही होती है कि किस किस्म का सब्सटेंस वहाँ पे मौजूद है जिससे पोल्यूशन जो है उसके पार्टिकल्स क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। जो पोल्यूटेंट हैं, किस चीज़ के पोल्यूटेंट जो है वो कंपोज्ड हैं, किसके वो बने हुए, उन वेरिएशन से डिपेंडिंग ऑन द कैरेक्टरिस्टिक absorption pattern observed in the recording, the composition of atmospheric pollutants could be determined.
ठीक है। तो जो करैक्टरिस्टिक्स होते हैं इस अब्जॉर्प्शन पैटर्न के, उसकी मदद से आपको ये पता चल जाता है कि क्या कंपोजिशन उन पोल्यूटेंट्स की किसके अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर। ठीक है, वो जो पोल्यूशन के पार्टिकल्स हैं वो क्या हैं, वो कौन कौन से केमिकल्स उनके अंदर मौजूद हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर होती है रमान बैक स्कैटरिंग। लेज़र लाइट जो है ये हाईली मोनोक्रोमेटिक है। ठीक है, तो वी एक्सपेक्ट टू सी ओनली लाइन इन ए स्पेक्ट्रम। तो हम ये चाहते हैं कि चूंकि कोहेरेंट है तो फिर मतलब है कि अगर इसका स्पेक्ट्रम बनेगा तो डिफरेंट लाइंस नहीं आएंगी, एक ही लाइन आएगी स्पेक्ट्रम के अंदर। बट ड्यू टू रमान स्कैटरिंग इन स्पेक्ट्रम सेवरल लाइंस आर सीन। लेकिन जब आप एटमॉस्फेयर से इसको गुजारते हैं तो रमान स्कैटरिंग की वजह से एक लाइन ही नज़र आती, स्पेक्ट्रम के अंदर बहुत सारी लाइनें नज़र आ रही होती हैं। ठीक है, अब वो क्यों आ रही होती हैं, उसके अंदर पोल्यूशन होती है, पोल्यूशन की डेंसिटी होती है। ठीक है, अमंग दीज लाइन्स देयर विल बी ए लाइन ऑफ हाई इंटेंसिटी। इन्हीं लाइनों में कोई ऐसी लाइन होती है जो ज़्यादा, जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा क्लियर नज़र आपको आ रही होती है, कारस्पॉन्डिंग टू इंसिडेंट लाइट वेवलेंथ एज एक्सपेक्टेड। उसी जो वो लाइट जो आपने इंसिडेंट की है, उसी उन्हीं लाइनों के अंदर से कोई एक लाइन जो है वो बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी की होगी। ठीक है, तो द अदर लाइन्स ऑफ लो इंटेंसिटी लाई सिमेट्रिकली टू दिस लाइन। अब इसी लाइन की साइडों के ऊपर लो इंटेंसिटी की लाइन, मतलब ये लाइन नुमाया हो जाएगी और जो साइडों के ऊपर लाइंस हैं वो नुमाया नहीं होंगे। देयर वेवलेंथ वैल्यूज विल बी क्लोज टू दैट ऑफ इंसिडेंट लाइट। अब इनकी जो वेवलेंथ्स होंगी इन सारी लाइनों की, जो आपने लाइट इंसिडेंट की है उसके क्लोज हो। ठीक है, दीज एडिशनल स्पेक्ट्रल लाइन्स आर कॉल्ड साइड बैंड्स, इनका कहते हैं साइड बैंड्स। एंड देयर फ्रीक्वेंसी रिजल्ट व्हेन ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसीज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस आर एडेड टू आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इंसिडेंट लाइट फ्रीक्वेंसी। अब ये जो एडिशनल स्पेक्ट्रल लाइन हैं इनको कहते हैं साइड बैंड्स। मतलब एक लाइन जो आ रही है ना, देखिए आप, ये एक लाइन है। ठीक है, इसमें ये मैं कह रहा हूँ उसको डार्क करके जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है। अब साइडों के ऊपर और लाइनें भी हैं लेकिन इनकी डेंसिटी ज़्यादा नहीं है, इनकी सॉरी इंटेंसिटी ज़्यादा नहीं है। तो ये जो साइड वाली लाइन हैं इनको कहते हैं एडिशनल बैंड्स, एडिशनल साइड बैंड। और इनकी फ्रिक्वेंसी रिजल्ट करती हैं व्हेन द ऑसिलेटिंग फ्रिक्वेंसी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस आर एडेड आर सब्ट्रैक्टेड। अब इनकी फ्रिक्वेंसीज को अगर ऐड किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए इंसिडेंट लाइट की फ्रिक्वेंसी में से, जितनी ये किस वजह से मान रही है इंसिडेंट, क्यों? क्योंकि जब आपने इंसिडेंट लाइट को गुजारा है, ठीक है जी, इंसिडेंट लाइट को आपने एटमॉस्फेयर के अंदर से गुजारा है, तो गुजारने के बाद एक स्पेक्ट्रम बना है और उस स्पेक्ट्रम के अंदर डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज की लाइंस आई हैं। उनमें से एक लाइन ऐसी है, इंटेंसिटी भी है और फ्रिक्वेंसी भी है, उनमें से एक लाइन ऐसी आई है जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है और वो प्रोमिनेंट है। ठीक है, उसके बाद सिंस ऑसिलेटिंग फ्रिक्वेंसीज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी डिफरेंट। अब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की डिफरेंट होंगी, डिफरेंट गैसेस प्रोड्यूस डिफरेंट साइड बैंड्स, मुख्तलिफ गैस होंगे, मुख्तलिफ साइड बैंड्स होंगे। द शिफ्ट इन फ्रिक्वेंसीज आर टर्म्ड रमान शिफ्ट्स। तो ये जो अब ये फ्रिक्वेंसी में शिफ्ट क्यों आ रही है? ये फ्रिक्वेंसी में शिफ्ट आ रही है स्कैटरिंग की वजह से। ठीक है, ये शिफ्ट क्यों आ रही है? स्कैटरिंग की वजह से। Thus, by observing Raman spectra of the back scattered light in the gas sample, one can exact the composition of pollutants. जब आप रमान स्कैटरिंग जो है उसको जब आप गुजारेंगे उसको गैस सैंपल के अंदर से, तो आपको पता लग जाएगा कि उस सैंपल के अंदर क्या कंपोजिशन है पोल्यूशंस की, यानी कि जो पोल्यूशन के पार्टिकल्स हैं उनकी। अच्छा, अब ना ये इसके अंदर एक आर्टिकल है, इसने दिया हुआ है, ये नहीं मैं नहीं करवाऊंगा। ये ना वेव वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी, पता नहीं आपने मॉडर्न फिजिक्स में की हुई है कि किसके अंदर की हुई है, ये कर लेना खुद से, ये मैंने करवाया हुआ है पहले, याद है ना? ये वेव वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी ना, ये मेरा ख्याल है मॉडर्न फिजिक्स की किताब में है शायद,
क्वांटम 1 में कहीं होगा, वो तो ये मैंने पहले करवाया, ये कारण है, बाकी आपका कोर्स ख़त्म हो गया। ठीक है, अब ये मैंने असल में कहानियाँ सुना दी हैं, ये सारी स्टोरीज़ हैं, पता लग गया होगा कि आपको इसका किधर किधर जो है वो क्या क्या यूज़ होता है। तो बस ये आज आपका कोर्स ख़त्म हो गया इसका लेज़र का।